हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। और हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये पढ़ा कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। तो आज हम लोग लैंड पढ़ने जा रहे हैं कि लैंड क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लैंड का कुछ डिफिनेशन इस तरह से होता है। ये एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन है और जो आज के हिसाब से भी पूरी तरह से उचित है, और इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि लैंड जो है एक ऐसा संसाधन है और एक ऐसा नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है जो प्रोडक्शन में लगता है, जो प्रोडक्शन में सम्मिलित होता है, शामिल होता है। और ये ओरिजिनल एंड एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, ये ओरिजिनल और कभी ख़त्म नहीं होने वाला गिफ्ट ऑफ नेचर है, प्रकृति का एक इनाम है, एक पुरस्कार है। तो और अभी मॉडर्न ज़माने में इसको कई भागों में बांटा गया है। तो लैंड को हम लोग, लैंड को समझने के लिए कि लैंड में क्या क्या चीज़ें हैं, लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उसको हम लोगों ने कई भागों में उसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया उन रिसोर्सेज को। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका जो पहला पार्ट है, पहला हम लोग देख रहे हैं कि इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में लैंड जो है इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर सेकेंड है, कैपिटल थर्ड है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोर्थ है। तो इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी का जो इंटीग्रल पार्ट्स है, जो अलग नहीं होने वाले पार्ट्स है, वो भी अर्थ हैं। जैसे समुंदर, नदियाँ, तालाब, हिल्स एंड वैलीज। हिल्स एंड वैलीज जो हैं, पहाड़ और पहाड़ों की वादियाँ, ये सारी लैंड है और इससे मिलने वाली सारी चीज़ें लैंड है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि इट इंक्लूड्स, वट इट स्टैंड्स फॉर, इट का मतलब यहाँ पे लैंड है। लैंड इंक्लूड्स द मिनरल्स, ओर्स एंड क्रूड ऑयल विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड एंड हाई सी। समंदर से या ज़मीन को ड्रिल करके जो हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, और जो उत्खनन से हम लोग मिनरल्स, ओर्स, मिनरल्स में इसमें आप कोयला भी शामिल समझिए, कोयला या ओर्स, जिससे हम लोग आयरन या कॉपर या मैग्नीज, विभिन्न हम लोग मेटल और नॉन मेटल निकालते हैं, वो भी अर्थ का पार्ट है, वो भी लैंड का पार्ट है। तो इसलिए हम लिखा है इट इंक्लूड्स, दैट इज लैंड इंक्लूड्स, ज़मीन में शामिल है मिनरल्स, खनिज पदार्थ, और ओर्स, जिससे हम लोग मेटल निकालते हैं, लोहा, तांबा और अलग अलग जो हम लोग मेटल्स निकालते हैं और नॉन मेटल्स भी निकालते हैं, वो भी सारे इसके पार्ट्स हैं, ज़मीन के ही पार्ट्स हैं। यानी हर प्रकार का ओर्स और हर प्रकार का मिनरल्स ज़मीन का पार्ट है, दैट इज़ वो ज़मीन है। और क्रूड ऑयल जो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं, और वो ज़मीन, क्रूड ऑयल कैसे निकालते हैं, या तो ज़मीन को हम लोग बोर करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हाई सी में हम लोग बोर लगाते हैं और उसको हम लोग बोर करके वहाँ से हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं। और क्रूड ऑयल हमको क्या देता है, क्रूड ऑयल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उदाहरण स्वरूप हमने कुछ चीज़ों का नाम लिखा, सब लिखना संभव नहीं। से बेंजीन निकलता है, क्रूड ऑयल से ही बेंजीन निकलता है। बेंजीन, बेंजोल, बेंजोइक एसिड, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, सॉलिड पैराफिन, जो मोम होता है वो निकलता है। इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। और पैराफिन का एक बहुत बड़ा यूज़ है कि हम लोग अपने चर्चों में इसको जलाते हैं। जो चर्चेस हैं, गिरजाघर है, उसमें इस मोमबत्ती, इसका पैराफिन मोम है, और इसकी मोमबत्ती गिरजाघरों में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। और भारत के लिए ये बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। भारत का एक त्यौहार जो दीपावली का त्यौहार है, उसमें पैराफिन की बनी हुई मोमबत्तियाँ हम लोग जलाते हैं। और विभिन्न त्यौहारों में भी हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। खुशी के मौके पर मोमबत्ती जलाते हैं, बर्थडे पार्टियों में मोमबत्ती जलाते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस इज द पार्ट ऑफ द लैंड। तो पैराफिन एटसेट्रा एंड ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। ऑयल से ही ये निकलता है, या कभी कभी ये कोयले से भी निकलता है। कोयले को जब हम लोग ओवन में, कोक ओवन एक प्लांट होता है, उसमें जब उसको क्रश करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं हाई हीट पर, तो उससे भी हम लोग बेंजीन, बेंजोल वगैरह और पैराफिन निकलता है।
कोयले से भी, कोयला इज द पार्ट ऑफ लैंड और मिनरल्स, ओर्स एंड दिस क्रूड ऑयल इज द पार्ट ऑफ अर्थ, इज द पार्ट ऑफ लैंड। तो बेंजोइक एसिड या पैराफिन हम लोग को निकलता है जिससे हम लोग मोमबत्ती बनाते हैं, और क्रूड ऑयल भी निकलता है ज़मीन से, और इस क्रूड ऑयल से फिर हम लोग क्या क्या और भी पाते हैं, डीजल पाते हैं, मोबिल पाते हैं, LSHS पाते हैं। ये भी एक बहुत गाढ़ा तेल होता है, मिनरल ऑयल है ये। तो ये LSHS, लो सल्फर हेवी स्टॉक, और एक FO भी निकलता है, फर्नेस ऑयल, और कोलतार भी निकलता है जिसको हम लोग अलकतरा कहते हैं हिंदी में, वो भी इस क्रूड ऑयल से निकलता है, और या फिर कोयले से निकलता है। कोयला इज ऑल्सो ए खनिज पदार्थ है, एक मिनरल से, उससे या निकलता है, या फिर क्रूड ऑयल से निकलता है, कोलतार निकलता है, लो सल्फर हेवी स्टॉक, फर्नेस ऑयल वगैरह निकलता है। दीज आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल, और समटाइम्स कोयले से भी, कोल से भी निकलता है। ये तीन चीज़ें हुई। चौथी चीज़ हम लोग अर्थ में शामिल करते हैं फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड फिशरीज आर ऑल्सो ट्रीटेड टू बी लैंड एंड प्रोडक्ट ऑफ लैंड। ये भी प्रोडक्ट जो है लैंड है। और इसके बाद ये छात्रों ने इस डिफिनेशन को लिख लिया होगा, और ये सारी चीज़ों को छात्र लिख लें। इसके बाद हम लोग लैंड की पांचवी प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं कि लैंड की पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज all the construction and fabrication of the industrial plants and machinery is done on the earth, that is on the land and on the sea, because sea that is, it is also the part of the land. The next point, the water is generally extracted from the land, groundwater, by means of borewell etc. It bears the cost of pipe, motor or technical charges. Normally it doesn't incur any tax by government, municipality, panchayat or civic body. However, there is certain norms of the municipality, civic body to preserve the groundwater, or sometimes it is the government norms to preserve the groundwater for extracting water from the ground, from the land. तो इसको हिंदी में हम लोग कह दें कि जितना भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी निर्माण और फैब्रिकेशन का जो काम होता है, किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए प्लांट और मशीनरी का, वो ज़मीन पर ही होता है, या कभी कभी क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए समंदर में भी होता है। समुद्र भी ज़मीन का ही पार्ट है, समंदर भी ज़मीन ही है। और आमतौर से जो पानी है वो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं, ग्राउंड वाटर, ज़मीन को वो बोर करके, बोरवेल्स लगा करके निकालते हैं, और जिसमें हमारा खर्चा आता है पाइप का, मोटर का, और उसके लगाने की जो मजदूरी होती है या टेक्निकल जो चार्जेस उसका होता है। और नॉर्मली आमतौर से ज़मीन से पानी निकालने का कोई चार्ज नहीं होता है, आमतौर से नहीं होता है, गाँव में तो बिल्कुल नहीं होता है, और शहरों में भी बहुत कम होता है या नहीं होता है। लेकिन चूँकि ग्राउंड वाटर में पानी की कमी ना हो जाए, इसके लिए बहुत जगह गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपैलिटी ने या पंचायत ने या सिविक बॉडी ने कुछ नॉर्म्स बना रखा है। हालांकि ये चार्जेस नहीं लेते हैं आमतौर से पानी के लिए म्यूनसिपैलिटी या पंचायत या सिविक बॉडी, लेकिन however there is certain norms, कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कानूनी व्यवस्था की गई है सरकारों द्वारा, म्यूनसिपैलिटी और सिविक बॉडी द्वारा, कि आपको सर्टेन परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ आप लोगों को उसके लिए सरकार से जो है इजाज़त लेनी पड़ सकती है और परमिशन लेना पड़ सकता है पानी निकालने के लिए, लेकिन नॉर्मली उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। और उसके बाद हम लोगों ने लिखा है कि द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ हाईली इन इलास्टिक। ज़मीन को हम चाहें तो बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। इट इज़ हाईली इन इलास्टिक, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कीमत दें तो हमें ज़मीन नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए सो इट्स एक्सटेंशन कैन नॉट बी डन एवरी नाउ एंड देन। कभी हमेशा हम जब चाहें ज़मीन का एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। एक फैक्ट्री हमने बना लिया 2 एकड़ ज़मीन में या 10 एकड़ ज़मीन में या 100 एकड़ ज़मीन में, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम चाहें कि उसको बढ़ा लें, नहीं, ज़मीन लिमिटेड है। अब जब हमने ले लिया, एक्वायर कर लिया, ज़मीन खाली थी, हमको मिल गई, उसके बाद हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। और शायद यही कारण है, बल्कि शायद नहीं बल्कि यही कारण ही है कि दुनिया में जितने भी पुराने एयरपोर्ट्स हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों के, वो बहुत अब छोटे होते जा रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क का जो एयरपोर्ट है वो अमेरिका के दूसरे शहरों के एयरपोर्ट से अब वो छोटा पड़ गया है, क्योंकि अब वहाँ जगह नहीं है, और सरकार अगर कंपनसेशन दे करके अगर उसको लेना चाहेगी तो अब वो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सी कानूनी बाधाएं आएंगी। तो ज़मीन चूँकि उसका सप्लाई इनलास्टिक है, अब न्यूयॉर्क में
अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, लेकिन वहाँ का एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, यूएस का सबसे बड़ा एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट अब नहीं है। दूसरे शहर उससे ज़्यादा बड़े बड़े एयरपोर्ट हो गए जो बाद में जिनको डेवलप किया गया है। चूँकि ज़मीन अब वो एयरपोर्ट, उसका एक्सटेंशन अमेरिका में न्यूयॉर्क का नहीं किया सकता, बिकॉज द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ इनइलास्टिक। उसमें वो ज़मीन की सप्लाई जो है वो लचीला नहीं है, जब चाहो बढ़ा दो, जब चाहो घटा दो, नहीं। वो ज़मीन की सप्लाई तो लिमिटेड है, ज़मीन बढ़ाई नहीं जा सकती है, लमराई नहीं जा सकती है। तो हम लोगों ने इतने पॉइंट देख लिया, अब हम लोग कुछ इसके आगे भी देखेंगे, कुछ और बातें हैं ज़मीन के संबंध में, मैं आगे भी लिख दूँ। हाँ, तो दोस्तों ये एक 8वां पॉइंट है लैंड के रिलेशन में, जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड और लैंड में क्या क्या चीज़ शामिल है उसके लिए जो पढ़ रहे हैं। तो ये 8वां पॉइंट है कि द लैंड ओनर्स गेट रेंट फॉर द लैंड। ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है और एक नॉर्म्स है। पूरी दुनिया में लोग मानते हैं कि लैंड ओनर्स को उनकी हायरिंग जो करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री वाला या कोई फैक्ट्री वाला जो हायर करेगा, तो द लैंड ओनर्स गेट द रेंट फॉर द लैंड। So the landowners get rent for the land and it is hired as a factor of production। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ अलग बात भी होती है, उसको हमने लिखा है कि but sometimes the government acquires the land on payment to the landowners and the payment is called compensation। और sometimes in the past the government while establishing some factories, steel plants, paid compensation to the landowners and jobs and services were also offered and allotted to the landowners and to their wards तो इसे मैं हिंदी में कह दूं कि ज़मीन के लिए ज़मीन वाले के जो मालिक हैं वो रेंट पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है ज़मीन को एक्वायर कर लेती हैं, उसको दखल कर लेती हैं कुछ पेमेंट देने के बाद, और उस पेमेंट को अंग्रेजी में कंपनसेशन कहते हैं। तो कंपनसेशन दे करके गवर्नमेंट उस ज़मीन को ले लेती है ज़मीन वालों से। और ऐसा भी पास्ट में देखा गया है कि गवर्नमेंट अपनी कोई सरकारी फैक्ट्री बनाने के लिए, स्टील प्लांट बनाने के लिए जो ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, जो हासिल किया है, तो कुछ उसको कंपनसेशन दिया है ज़मीन के मालिकों को, और उसके साथ साथ उनको जॉब भी दिया है और उनको नौकरी भी दिया है। उनके वार्ड्स को, उनके बच्चों को उस फैक्ट्री में, उस स्टील प्लांट में नौकरी भी दी गई है, सर्विसेज दिए गए हैं उनको, और वो सर्विस उनको अलॉट किया गया है, उन ज़मीन वालों को और उनके बच्चों को। और इस तरह से हम लोग 9वें पॉइंट पर जाते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन डन ऑन द लैंड डजंट फेच फर्दर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी and other indirect taxes, as it is presumed that the said assembled plant and machinery cannot be taken to the market. As such, there is no marketability of this plant and machinery fixed to the land. So there is no central excise duty or there is no other indirect taxes। मैं इसे हिंदी में कह दूं कि किसी भी ज़मीन पर अगर इंडस्ट्रियल कोई मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन होता है, वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बनाए जाते हैं, तो वो फर्दर फिर से उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? कि जब उनको ज़मीन में लगा दिया गया, ज़मीन में फिक्स कर दिया गया, नस्ब कर दिया गया, उनको ज़मीन में उनकी बुनियादें ज़मीन के अंदर चली गई, तो उस पर अब फर्दर कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या कोई टैक्स कब लगता है? जब किसी चीज़ की खरीद बिक्री हो। तो एक चीज़ जो एक ज़मीन पर फिक्स कर दी गई, उसकी अब कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, उसकी मूवेबिलिटी ख़त्म हो गई, उसकी मार्केटेबिलिटी ख़त्म हो गई, दैट कैन नॉट बी टेकन टू सम मार्केट। तो इसी लॉजिक को मानते हुए ऐसी रूलिंग आ चुकी है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग अगर ज़मीन में फिक्स कर दिया जाए तो उस पर फर्दर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी मूवेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी खत्म हो गई। गर्चे वो मैन्युफैक्चर है, दो इट इज़ अ मैन्युफैक्चर, इट्स अ केस ऑफ मैन्युफैक्चर, लेकिन इस मैन्युफैक्चर पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर के बाद का जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के लिए जो ज़रूरी है कि उसकी मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए। एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो और फिर वो बिक्री हो, किसी को शिफ्ट कर दिया जाए, पैसा लेके किया जाए या नहीं लेके किया जाए, अगर दान स्वरूप भी दिया जाएगा तो उसका एक मार्केट वैल्यू तय करके उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसका टैक्स लगेगा। लेकिन चूंकि ये असेंबल्ड हुआ है वहीं पर और ज़मीन में फिक्स कर दिया गया, इसकी मार्केटेबिलिटी, मोबिलिटी खत्म हो गई, तो इसलिए इस पर फर्दर कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। अगर ज़मीन पर कोई चीज़ें
फिक्स करके कोई प्लांट एंड मशीनरी वही तैयार किया गया, तो उस पर नहीं लगेगा। अब हमारे कुछ छात्र कहते हैं कि सर ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात आपने इकोनॉमिक्स के क्लास में क्यों पढ़ाया? तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये बहुत क्लियर बात है कि सेंट्रल एक्साइज की बात मैंने क्यों पढ़ाया। तो कॉमर्स के जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स में ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड उनको तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़नी है, टैक्सेशन को भी पढ़ना है। लेकिन इकोनॉमिक्स वालों के लिए मैं बताऊं कि जो टैक्सेशन है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पब्लिक फिनांस एंड पब्लिक फिनांस इज़ द वेरी मच पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स में इस पॉइंट को भी लिख दिया और अब सारी बातें इन 9 पॉइंट्स के ज़रिए लगभग क्लियर हो चुकी हैं कि ज़मीन क्या क्या चीज़ें हैं और ज़मीन की में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी और ज़मीन के पर कुछ करने के लिए जो कानूनी प्रावधान है, जो मैंडेटरी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और फॉर्मुलेशंस हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको यकीनन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो इसे आप YouTube में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और कहीं पर अगर कोई असुविधा हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में YouTube में लिखें। आई शैल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, और मैं उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करूँगा, उसका जवाब दूँगा। और अगर इसमें कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे भी आप पॉइंट करें। आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।